हाय एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी। वेलकम टू कोजेंट आईएएस। कोजेंट आईएएस में आप कर रहे हैं मेरे साथ पॉलिटी जिसका रेलिवेंस है यूपीएससी एग्जाम में, स्टेट पीएससीज में, और इसके जो फैक्ट हैं वो आपको स्टेट में एसएससी में भी हेल्प करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी के बारे में कल हमने पढ़ा था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। डीपीएसपी में कल हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था कि बेसिकली हम बात कर रहे हैं डीपीएसपी की उत्पत्ति के बारे में, की प्रकृति, उसका महत्व, की प्रासंगिकता, और बात करेंगे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच जो संबंध है उसके बारे में। तो कल हमने देखा था कि डीपीएसपी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, उत्पत्ति के बारे में कल हम बात कर चुके हैं। हम कर रहे थे प्रकृति के बारे में बात, इसके नेचर को जानने की कोशिश कर रहे थे, तो वही आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने बात की थी कि आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है 1937 में। अंबेडकर कहते हैं कि नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। इसकी प्रकृति जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये एक अनोखी विशेषता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट संविधान की मूल आत्मा है, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक साथ संविधान का दर्शन और आत्मा है। और ये हमने देखा था कि संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी दिए हुए हैं, जिसका जिक्र अनुच्छेद 36 से 51 तक है, 51 तक। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि नीति निदेशक तत्व राज्य पर नैतिक बाध्यता कैसे आरोपित करते हैं, इसकी प्रकृति नैतिक कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। ये हम समझ चुके हैं कल के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, इसकी बात हम कर चुके हैं। इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है। सकारात्मक इसलिए होती है क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य होते हैं कि वो अपनी जनता को जो संभव पड़े वो सुविधाएं प्रोवाइड कराए। तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य इस तरह की जो सुविधाएं हैं नीति निदेशक तत्वों को क्रियान्वित करती है समय समय पर। बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम देख सकते हैं, और आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस क्वेश्चन की हेल्प से भी हम देखेंगे कि कैसे क्रियान्वयन हो रहा है डीपीएसपी का। और मूल अधिकार नकारात्मक प्रकृति के हैं क्योंकि राज्य के खिलाफ प्राप्त होते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं प्रकृति के बारे में, इसके जानते हैं। डीपीएसपी की प्रकृति के बारे में कल हम बात कर रहे थे कि डीपीएसपी की प्रकृति कैसी है। डीपीएसपी के नेचर के बारे में बात कर रहे थे, इसकी प्रकृति के बारे में हम बात कर रहे थे कि नेचर कैसा है। तो प्रकृति में हम एक पॉइंट पढ़ चुके थे, हमने पढ़ा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स विजिबल है रेड कलर में। हाँ, तो फंडामेंटल राइट्स को कल हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में प्रवेश कर सकते हैं, ये वाद योग्य है। कैन गो सुप्रीम कोर्ट कल हमने पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि अगर डीपीएसपी का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है तो आप डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए न्यायालय की सहायता नहीं ले सकते, क्योंकि डीपीएसपी को लागू कराना राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी बेसिकली क्या है, कल हमने देखा था। डीपीएसपी देखिए, जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो वो होता है किसी भी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। वहीं डीपीएसपी क्या है, डीपीएसपी राज्य का कर्तव्य है। वो ऐसे आदर्शों को स्थापित करे, वो ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे सामाजिक न्याय प्राप्त हो। अब सामाजिक न्याय क्या है, न्याय बेसिकली क्या होता है, सारी चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे, एक एक चीज। देखिए, एक एक पॉइंट, एक एक चीज जब आपको समझ आती है तभी वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग बननी शुरू होती है। अब कल हमने एग्जाम्पल देखा था, हम कल पढ़ रहे थे कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, ये जो कल हमने इसको समझा था सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को, यहाँ एक एग्जाम्पल हमने इसलिए समझा था कि आप ये समझ पाए, अगर वर्ड दिया है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र तो आप वहां से कैसे पॉइंट्स बना सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि इसका क्या क्या मतलब होता है। हमने देखा था यहाँ पे सामाजिक न्याय की बात करी थी, आर्थिक में हमने आर्थिक समानता को कनेक्ट करा था, वहीं लोकतंत्र में हमने लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करी थी, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करी। कल्याणकारी राज्य क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। सो प्रकृति के बारे में कल हमने देख रहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, फंडामेंटल राइट्स
तो दोबारा लिखने की जरूरत, लिख देते हैं। ये वाद योग्य है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं होते, ये अवाद योग्य है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट इसमें नहीं जा सकते। इसको लागू कराना किसका कर्तव्य है? ये राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। ये इतनी बात हमने कल कर ली थी, ये सल हमने कल इतनी बात कर ली थी। अब इसका एक दूसरा पक्ष देखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो डीपीएसपी है इसकी प्रकृति कैसी है। दूसरे पॉइंट में देखेंगे कि ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं। पॉइंट 2 में देख लेते हैं, ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं। देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यूपीएससी का क्वेश्चन अगर ये पूछ ले आपसे, आपसे पूछे कि क्या डीपीएसपी पूर्ण आत्माओं की आकांक्षा मात्र है, महत्वाकांक्षा मात्र है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, तो यहीं से आपको वो पॉइंट्स मिलने शुरू होंगे। आप एग्जाम में कैसे आंसर राइटिंग करेंगे या आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आकांक्षा महत्वाकांक्षा मात्र है, अभी वो पॉइंट्स यहाँ से लिंक करना शुरू करेंगे। पहले बात कर रहे हैं कि शासन के मूलभूत सिद्धांत, डीपीएसपी शासन के मूलभूत सिद्धांत कैसे हैं, तो देखिए शासन के मूलभूत सिद्धांत इसलिए हैं क्योंकि ये सिद्धांत सामाजिक आर्थिक न्याय को बढ़ावा देता है। सामाजिक आर्थिक, ये समझाने के लिए इतना लंबा लिखा जा रहा है, आपको एग्जाम में ये सारी चीजें मेंशन नहीं करनी होती है। कुछ जैसे लिखा है शासन के मूलभूत सिद्धांत और दो एक जो की पॉइंट्स होते हैं उनको आप यहाँ पे मेंशन कर। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देता है, न्याय को बढ़ावा देता है। देखिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय क्या होता है इसको भी आगे समझेंगे, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बननी बहुत जरूरी है। आपको ये वर्ड समझ में आना चाहिए ना कि सामाजिक न्याय का क्या मतलब है, आर्थिक न्याय का क्या मतलब है, राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है। जब हम डीपीएसपी के महत्व की बात करेंगे, तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। कल हमने उत्पत्ति को पढ़ा, इसके ओरिजिन को देखा, आज हम नेचर प्रकृति देख रहे हैं। कल हम इसके महत्व यानी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे इसके बाद थर्ड पॉइंट में, ठीक है। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करता है और ये वो दिशा निर्देश तय करता है राज्य के लिए, ये दिशा निर्देश तय करता है कि किस तरह का, दिशा निर्देश तय करता है कि किस तरह से किसी देश के अंदर शासन चलना चाहिए। यहाँ हम भारत की बात कर रहे हैं तो भारतवर्ष के अंदर शासन किस तरह से चलना चाहिए उसकी बात करता है, ठीक है। मूलभूत सिद्धांत है। अब देखिए मूलभूत सिद्धांत है तो क्या होगा कि प्रशासन यानी जो कार्यपालिका है उसके विरुद्ध आप डीपीएसपी को क्रियान्वित कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय आप नहीं जा सकते, विजिबल है, न्यायालय आप नहीं जा सकते उसको क्रियान्वित कराने के लिए। और अगर संसद किसी तरह का कोई कानून बनाता है तो उस कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये डीपीएसपी का विरोध करता है या डीपीएसपी के विरुद्ध है, इस आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। डीपीएसपी के विरुद्ध है इस आधार पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती कोर्ट में, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये क्या है, ये अवाद योग्य है। अभी हम पढ़ रहे थे ना इसको, ये अवाद योग्य है, तो क्यों है, इसलिए ये अवाद योग्य है, अवाद योग्य है, ये नॉट एनफोर्सेबल है, इसलिए इसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, नैतिक नैतिक प्रकृति, इसलिए इसको नैतिक बोला जाता है, नैतिक प्रकृति है। ये राज्य पर डिपेंड करता है, ये राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, इन डीपीएसपी को लागू करे। अब डीपीएसपी कैसे लागू करती है सरकार, क्या होता है उसको भी समझेंगे, वन बाय वन सारी चीजें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये अवाद योग्य है इसलिए इसकी प्रकृति नैतिक है, दो चीजें हमने इसमें समझ ली। अब देखिए आप इसको नोट भी करते चलिए साथ साथ, या इसका स्क्रीनशॉट वैसे साथ ही साथ
स्पीड तो स्लो ही रहती है हमारी। अब देखिए, अवाद योग्य है क्योंकि अगर डीपीएसपी जैसा कोई कॉन्सेप्ट भारत के संविधान में दिया हुआ है, उसको क्रियान्वित कराने के लिए आप न्यायालय भी नहीं जा सकते, तो इसलिए कहा गया कि ये अवाद योग्य है, न्यायालय आप जा नहीं सकते। तो ये क्या है? ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। फोर्थ पॉइंट या थर्ड पॉइंट में लिखिए कि ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है। थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं आप। इसलिए इसको कहा कि पुण्य आत्मा, क्योंकि अवाद योग्य है, इस कारण पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र, कांक्षा मात्र। अब ये पुण्य आत्मा कौन है? पुण्य आत्मा जैसे नेहरू, बी आर अम्बेडकर, ये पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र इसको कहा गया। अब कुछ आलोचक तो यहां तक कह देते हैं कि ये महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि है अंतिम। ये आलोचक क्या कहते हैं? आलोचक कहते हैं कि ये महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है। दी गई अंतिम श्रद्धांजलि। देखिए, आप ना नोट्स साथ साथ समझिए। वैसे तो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं तो बाद में भी आप नोट्स बना सकते हैं, लेकिन राइटिंग जरूर करिएगा। इससे आपको कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में अटेम्प्ट करना है वहां पे बहुत हेल्प मिलेगी। ये करना बहुत जरूरी है, ये मस्ट है आप लोगों के लिए। आलोचक कहते हैं कि महात्मा गांधी को दी गई अंतिम श्रद्धांजलि है, आलोचक ऐसा भी कहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये तो चुनावी घोषणा मात्र है, क्योंकि इसका कोई रेलिवेंस तो है नहीं। चुनावी घोषणा भी इसको बताते हैं, चुनावी घोषणा मात्र है। चुनाव के बाद ऐसा कुछ होना नहीं है, होना जाना नहीं है, क्योंकि इसको न्यायालय में तो आप लेकर जा नहीं सकते, तो इसको लाने का क्या पॉइंट है? केवल कह दिया कि जो राज्य है वो ये सारे काम करेगा, उसका कर्तव्य है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा, सामाजिक न्याय लेकर आएगा, लोगों के विकास में हेल्प करेगा, लेकिन कुछ ग्राउंड पे तो कुछ है नहीं। न्यायालय आप जा नहीं सकते अगर राज्य ऐसा नहीं करेगा। तो इसलिए कहा कि ये तो अंतिम श्रद्धांजलि है, गांधी जी को दी गई है, चुनावी घोषणा मात्र है। अब देखिए, क्वेश्चन यहीं से निकल के आ रहा है, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे कि क्या डीपीएसपी पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र है, इसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, बी आर अम्बेडकर कहते हैं, बी आर अम्बेडकर कहते हैं बी आर अम्बेडकर ने कहा कि देखिए, ये जो आलोचना है इसको अस्वीकार कर दिया उन्होंने कि देखिए ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में न्यायपालिका के निर्णय से ज्यादा जो शक्तिशाली चीज कोई होती है तो वो होती है जनमत। अगर कोई शक्तिशाली चीज है न्यायालय के निर्णय से भी ज्यादा, तो वो है जनमत। और जनमत के आधार पर जो चुनाव लड़ा जाता है, जो सरकार चुनी जाती है, तो चुनी हुई सरकार हमेशा इस भय में रहती है, इस डर में रहती है कि जनमत उसके विरुद्ध ना हो जाए, जनमत उसके विरुद्ध ना हो जाए। तो इन्होंने कहा, जनमत की इन्होंने बात की, लोकतांत्रिक शासन की बात की इन्होंने, लोकतांत्रिक शासन की। देखो, की पॉइंट्स हैं, याद रखने का यही तरीका होता है। लोकतांत्रिक शासन की बात की, इसमें जनमत जो है, जो जनमत है वो ज्यादा शक्तिशाली है, इन्होंने ऐसा बोला। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, 70 वर्षों के भारत में स्वतंत्रता मिल गई है, 75 साल हो लिए, इतने सालों के बाद भी, इतने सालों के बाद भी क्या हुआ है? आगे हम लिख सकते हैं कि इतने सालों के स्वतंत्रता के, इतने सालों के बाद भी जो डीपीएसपी है उनका प्रभावी क्रियान्वयन यह सिद्ध करता है कि ये क्या है? ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, ये शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं, ये इसको शो करता है। ये आप अपनी तरफ से लिखिएगा। इतनी बात, ये अंबेडकर जी का कोट हमने इसमें लिख दिया। अब कैसे क्रियान्वयन हुआ उसका भी आप पॉइंट्स इसमें डाल दीजिए। कैसे क्रियान्वयन हुआ? क्रियान्वयन इसका कैसे हुआ उसकी बात कर लेते हैं। सिक्स पॉइंट,
नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने जब भारत आजाद हो गया उसके बाद डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए गंभीर प्रयास करे नेहरू ने डीपीएसपी के क्रियान्वयन किया, डीपीएसपी के क्रियान्वयन के लिए गंभीर प्रयास। प्रयास किए, कैसे प्रयास किए उन्होंने? नौवीं अनुसूची के माध्यम से उन्होंने भूमि सुधार जैसे अधिनियमों को लागू करने की बात कही, जमींदारी उन्मूलन जैसी चीजें आई भारत के अंदर। तो नौवीं अनुसूची का इसमें जिक्र कर सकते हैं आप, नौवीं अनुसूची जी। और इसमें कर सकते हैं आप भूमि सुधार का जिक्र कर सकते हैं, भूमि सुधार को लागू करने की कोशिश हुई। देखिए भूमि सुधार होता तभी तो सामाजिक न्याय स्थापित होता, तभी तो इक्वलिटी आती सबके पास, ठीक है। किसी के पास ज्यादा भूमि थी तो उसको इक्वल करने की कोशिश की गई, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा जमींदारी उन्मूलन की भी बात की गई, जमींदारी उन्मूलन को भी लागू किया गया। तो ये क्या है? ये डीपीएसपी का क्रियान्वयन आपको दिखेगा कि जो राज्य है देखिए वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं जो आपका क्वेश्चन है। तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी की बात करें, नोट करते चल रहे हैं ना आप साथ में। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या किया? समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की इन्होंने, समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की। समाजवाद को स्थापित करने के लिए इन्होंने क्या किया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। इससे मिनर्वा विल केस बनेगा, देखिए बाद में उस केस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसका जिक्र हमने कर दिया क्योंकि इंदिरा गांधी की यहाँ पे बात हुई। मिनर्वा विल केस में देखेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी ने अपने आप को समाजवादी प्रूफ करने के लिए, स्थापित करने के लिए क्या किया? मौलिक अधिकारों से ज्यादा डीपीएसपी को प्राथमिकता दे दी। फिर ये केस गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मिनर्वा विल केस के माध्यम से, 1980 की बात है, इन्होंने क्या किया कि जैसे जो प्रीवी पर्स होता था उसको हटाया। प्रीवी पर्स क्या था कि देखिए जब भारत आजाद हुआ था, भारत में 565 रियासतें थी और उन रियासतों को भी भारत में शामिल करने की बात हो रही थी। लेकिन रियासतें हैं वो शासक परिवार हैं, उनके पास शासकीय अधिकार हैं, तो उन अधिकारों को वो आसानी से तो जाने नहीं देते। तो ये डिसाइड किया गया कि इन अधिकारों, ये जो शासकीय अधिकार इनको मिले हुए हैं, इन अधिकारों के बदले उनको कुछ मुआवजा दिया जाएगा, उसी को प्रीवी पर्स बोलते थे। तो इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स क्या किया? हटा दिया। 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया उन्होंने। उन्होंने तर्क दिया कि देखिए ये जो वंशानुगत जो ये अधिकार मिल है, उनके अधिकारों के बदले जो उनको मुआवजा मिल रहा है, इस समानता के अधिकार के विरुद्ध है। लेकिन ये पॉइंट आपको उसमें लिखना है नहीं। उसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया ताकि सब लोगों तक क्या है, बैंकों की पहुंच हो सके, आर्थिक विकास में सबकी भागीदारी हो सके। यहाँ हम इंदिरा गांधी के समाजवाद की बात कर रहे हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके माध्यम से नए डीपीएसपी जोड़े गए। डीपीएसपी में नए प्रावधानों को जोड़ा गया। कौन कौन से नए प्रावधान? 39A को जोड़ा गया, 39A को जोड़ा गया। 39A में निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई, सभी के लिए समान निःशुल्क कहानी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, सहायता का अधिकार। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि वन बाई वन हमने सारे डीपीएसपी को क्यों नहीं पढ़ा, एक एक आर्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे। मेनली हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से, इसको पढ़ रहे हैं मेंस के पर्सपेक्टिव से। हम दूसरा इसका पॉइंट है जो प्रकृति, उसकी बात करें, जिसमें हम एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस किया, उसी के रेफरेंस में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि आप जो है अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग कर सकें, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आया 39A।
समान सभी को समान और निःशुल्क क्या है कानूनी सहायता मिल सके उसका ये अधिकार दिया। उसके बाद 43A, 43A में क्या कहा गया? 43A में कहा गया कि जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, कामगारों के प्रबंधन में भागीदारी का अधिकार, भागीदारी का अधिकार। देखिए, जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो टॉपिक जो न्यूज में है उनको तो आप बेसिकली फोकस करेंगे ही करेंगे, बाकी ये चीजें हैं, ये चीजें वो हैं सारी जो न्यूज में रह चुकी हैं, जिनका रेलिवेंस कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ये क्वेश्चन जो कोर्ट से कनेक्टेड है, हालांकि अभी डीपीएसपी का डिफरेंट डिफरेंट न्यायालय के साथ कौन कौन से केसेस क्या रहे हैं उसके बारे में भी अभी हम डिस्कशन करेंगे ही, आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, पॉलिटी पढ़ते हुए आप करंट अफेयर से जरूर कनेक्टेड रहिए। हालांकि कोजेंट आईएएस पर भी आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलती हैं, आप यहाँ से अपना अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और कनेक्ट की इंदिरा गांधी ने, वो क्या था? 48A, 48A में इन्होंने जोड़ा पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा, की सुरक्षा की इन्होंने बात की। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए, आप और देख सकते हैं कि कैसे डीपीएसपी का क्रियान्वयन किया गया है। ये केवल पुण्य आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र नहीं है, ग्राउंड पे भी इसका काम होता है। नेहरू के टाइम पे हमने देखा भूमि सुधार, 9वीं अनुसूची, हमने जमींदारी उन्मूलन देखा। इंदिरा गांधी के टाइम में भी हमने देखा प्रीवी पर्स हटा दिया गया और ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं 1991 में उदारीकरण आया, जिससे बाजारीकरण भारत के अंदर आया। तो ये सारी चीजें क्या है, ये ग्राउंड पे हमने डीपीएसपी को क्रियान्वित किया है। वहीं आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि देखिए, विभिन्न प्रकार की वर्तमान समय में जो विभिन्न योजनाएं हैं, जो योजनाएं जैसे शिक्षा का अधिकार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बहुत सारी स्वास्थ्य से रिलेटेड योजनाएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड योजनाएं हैं, ये सारी स्कीम क्या हैं, ये डीपीएसपी को क्रियान्वित करने के लिए ही सारी चीजें की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि ये शासन के मूलभूत अधिकार हैं, ना कि पूर्ण आत्माओं की महत्वाकांक्षा मात्र। तो जो हमारी संविधान निर्माता जो थे, उन्होंने वो भी एक मार्गदर्शक करके चले गए कि देखिए, जो भी भविष्य में आने वाली सरकारें हैं, वो सरकारें इस आधार पे अपना काम कर सकती हैं। कितनी देर की होगी सर क्लास? तो जुड़े रहिए, कोजेंट आईएएस के साथ रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।